हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रेम्बल है उसे हम कवर करेंगे। और आप यकीन मानिए, अभी थोड़ी देर में प्रेम्बल से संबंधित किसी भी परीक्षा के क्वेश्चन को आप ये नहीं कह पाएंगे कि वो हमारे हो नहीं रहे, चाहे प्री का हो और चाहे मेंस का हो। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और अगर जो आप लोगों को ये सारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम क्या करते हैं, इसे शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो प्रेम्बल है भारतीय संविधान की, इसमें कई बार ऐसा पूछा जाता है कि प्रेम्बल को किस किस नाम से जाना जाता है। तो किस किस नाम से जाना जाता है? इसे भारतीय संविधान का दर्शन कहा जाता है, और भारतीय संविधान की आत्मा कही जाती है। यानी भारतीय संविधान का दर्शन, भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान का सार तत्व, भारतीय संविधान का आमुख। आमुख का मतलब होता है पहला पृष्ठ, है ना। अब और भारतीय संविधान का पहला पृष्ठ, राजनीतिक जन्म कुंडली या जन्म पत्री। ठीक है, तो ये तो स्पेशल के एम मुंशी ने बोला था उस समय संविधान सभा में कि राजनीतिक, ये क्या है, जन्मपत्री है। ठीक है, हमारे देश की ये क्या है, राजनीतिक जन्मपत्री है। वो क्या है? तो वो प्रस्तावना है। ठीक है, तो अगर ऐसा कभी आ जाए कि ये शब्द किसके लिए यूज हो रहे हैं, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के लिए यूज हो रहे हैं। और फिर प्रस्तावना से संबंधित अगर जो हम बात देखें तो हमारे संविधान में प्रस्तावना जो ली गई है, हमने आपको बताया था, जो हमने रिसोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताए थे, यानी संविधान के स्रोत बताए थे हमने अपने भारत के, वो उसमें हमने आपको पढ़ाया था। उसमें क्या बताया था कि यूएसए से ये क्या ली गई है, प्रस्तावना ली गई है। ठीक है, कहाँ से ली गई है? यूएसए से। अब बात आ जाए प्रस्तावना की भाषा, तो ये भी हमने आपको बताई थी। ये कहाँ से ली गई थी? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई है? प्रस्तावना की भाषा ली गई है। और प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? तो वो यूएसए से ली गई है। तो इसमें दोनों क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई है, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका से हो जाएगी, यानी यूएसए से हो जाएगी। और वहीं पूछा जाए कि इसकी भाषा कहाँ से ली गई है प्रस्तावना की, तो वो ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। ठीक, अगर बात की जाए ये जो हमारे प्रस्तावना है, प्रस्तावना कैसे आई, तो हमने आपको बताया था कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा यानी उसके अध्यक्ष बने थे, जो कि अस्थायी थे। ठीक है, वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद उसके 2 दिन बाद हमने आपको बताया था कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने। फिर उसके 2 दिन बाद क्या हुआ था? 13 तारीख को पंडित नेहरू जी द्वारा, यानी जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा क्या हुआ, एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। किसके समक्ष? संविधान सभा के समक्ष, यानी ऑब्जेक्ट प्रपोजल रखा गया किसके? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के समक्ष। तो उसमें बताया गया कि क्या क्या होना चाहिए, यानी कहने का तात्पर्य है उसमें ऑब्जेक्ट क्या, मतलब हमारे उद्देश्य क्या है संविधान को लेकर। तो वो प्रपोजल रखा गया। वो रखा कब गया था? तो ये बताना चाहिए 13 तारीख को, 13 दिसंबर 1946 को। अब वही ऑब्जेक्ट प्रपोजल क्या हो रहा है, 22 जनवरी 1947 को पारित हो रहा है, और उसी दिन से संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वही जो ऑब्जेक्ट प्रपोजल था, यानी वही उद्देश्य का जो थी, वही आगे जाके हमारी संविधान सभा की, या कह सकते हो हमारे संविधान की, वो क्या बनी? प्रेम्बल बनी, यानी प्रस्तावना बनी। ठीक है, तो यही चीज़ हमने इसमें लिखी है। संविधान सभा की तीसरी बैठक वो जो कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत या अंगीकृत कर लिया गया। ठीक है, इसी प्रस्ताव को बाद में जाके प्रस्तावना का रूप दिया गया, या प्रस्तावना के रूप में ये से स्वीकार किया गया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए प्रस्तावना का, कह सकते हो, जन्म कहाँ से माना जा रहा है, तो वो जन्म कहाँ से माना जाएगा? तो 13 दिसंबर 1946 की जो बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा था, वही संविधान की अपनी प्रस्तावना है, उसका जन्म है। ठीक है, और अगर बोला जाए उसे स्वीकृति कब मिली, तो 22 जनवरी 1947 को मिली उस उद्देश्य प्रस्ताव को। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और हमारी संविधान सभा ने इसे संविधान की प्रस्तावना को स्वीकृति कब दी, तो ये चीज़ याद रखना। ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी पहले ही बता दे रहे हैं कुछ चीज़ें।
तो इसको कब मिल रही है? जब आपका संविधान अंगीकृत किया जा रहा है। अंगीकृत कब हो रहा है? 26 नवंबर 1949 को। उसी दिन क्या हो रहा है? इसे भी क्या कह सकते हो, स्वीकार किया जा रहा है, प्रस्तावना को भी। ठीक है, अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन आ जाए तो, अभी तक आया नहीं है लेकिन बन जाए तो। ठीक है, अगर बात की जाए कि संविधान की प्रस्तावना क्यों जरूरी है, यानी क्यों जरूरी है ये प्रस्तावना, क्यों पढ़ रहे हैं हम, तो संविधान की जो प्रस्तावना है सरकार के लिए क्या है? दिशा निर्देश देती है। जो हमारी सरकारें हैं उसके लिए क्या करती है? दिशा निर्देश देती है। यानी एक कुतुबनुमा के समान है। कुतुबनुमा आप लोग जानते हो कि अरब कंट्रियों ने जब दिशा सूचक यंत्र की जब कह सकते हो खोज की थी, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आप लोगों ने एनसीएंट हिस्ट्री में, तो उस समय उसे कुतुबनुमा बोला जाता है ना। किसे? दिशा सूचक यंत्र को क्या बोला जाता? तो कुतुबनुमा। तो कुतुबनुमा, ठीक है। तो कुतुबनुमा की खोज कहाँ अरब ने की? कि वो मानसून की खोज हुई, यानी अरबियों ने की थी। तो वही कुतुबनुमा की खोज, तो कुतुबनुमा क्या होता है? तो होता है दिशा सूचक यंत्र। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रस्तावना है, जो प्रेम्बल है संविधान का, क्या है? कुतुबनुमा के समान है। मतलब एक दिशा सूचक यंत्र है, यानी संविधान को दिशा देती है, यानी संविधान की सूचना बताती है कि संविधान किस एरिया में जाएगा, संविधान किसके बारे में उल्लेख करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ प्रस्तावना बता रही है हमें। तो ये क्या है? सरकारी कार्य को मापने की कसौटी है, यानी सरकारी कार्य इस उद्देश्य से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और इसे शासन का सिद्धांत भी माना जाता है, यानी सारा अगर देखा जाए हमारी शासन व्यवस्था, तो उसके सारे सार तत्व हमारी प्रेम्बल में दिखाई देते हैं। जो हमारे संविधान में है वो सब हमारी एक प्रेम्बल में दिख रहा है। ठीक है, और जबकि देश किससे चलता है? संविधान से चलता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो शासन व्यवस्था जो भी चल रही है वो क्या है? हमारी प्रेम्बल में दिखाई देती हैं। अगर ये बोला जाए कि इसे संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये आदर्शों का उल्लेख करता है। हमारे जो आदर्श हैं, क्या क्या आदर्श हैं? हमें जैसे न्याय दिलवाएंगे, भाईचारे की भावना रखेंगे, हम सारे पंथों का सम्मान करेंगे, ये सब क्या है? ये सारी यही तो बात है, ये आदर्श ही तो है हमारे। ठीक है, इनका उल्लेख करती है। और आधारभूत जो मूल्य हैं उनको बताती है। क्या क्या हमारे आधारभूत मूल्य हैं? तो हमें क्या है? अखंडता है, समाजवाद है, पंथ निरपेक्षता है, ये सारी चीज़ हमारे मूल्य ही तो हैं। ठीक है, जैसे जस्टिस है, इकोनॉमिकल है, सोशल है, पॉलिटिकल है, तो ये सारी चीज़ें ये बताती है, इसके मूल्य हैं वो। ठीक है, जिससे जिससे हमें क्या होता है? हमारे भविष्य को कह सकते हो, जिससे हमें भविष्य में प्राप्त करना है। यानी ये कहना चाह रहा है ये कि जिससे क्या है? हमें भविष्य में प्राप्त करना है, ऐसे मूल्यों का रास्ता दिखाती है जिससे क्या है? हमें अब प्राप्त करना है अपने देशों में। अच्छा बताओ, हमें अपने देश में भाईचारा बढ़ाना है ना, जात पात की सारी चीज़ें ख़त्म करनी है। बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जब समानता होगी, जब सबको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय मिलेंगे, तो सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगी। आप लोग गाँवों में देखो, शहरों में देखो, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर मिलता है। जितना शहरों में इतना फ्रीडम है, या मान के चलो सारे जाति धर्म के सारे लोग इकट्ठे होकर काम करते हैं, अभी उतना गाँवों में नहीं है। ठीक है, लेकिन गाँवों में धीमे धीमे क्या होगा? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चेतना बढ़ेगी, वैसे ही क्या होगा? धीमे धीमे वहाँ भी ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये क्या कर रही है? ये बता रही है कि जो हमें भविष्य में प्राप्त करने हैं वो आधारभूत मूल्यों की बात कर रही है। अब हम क्या करते हैं? हम करते हैं संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें किस किस बातों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो हम एक एक चीज़ को कवर करते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ देख ली कि प्रस्तावना से संबंधित अगर ऐसे कोई क्वेश्चन बने उनको आप बता दोगे, इसका नाम क्या है, कहाँ से ली गई है, भाषा कहाँ से ली गई है, कब से बनी, ये कौन से प्रस्ताव आया था, किसने रखा, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर किस पर? अपनी प्रस्तावना पर। तो प्रस्तावना में जो प्रावधान है एक एक करके इन्हें सबको पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं, आते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, हम इसके क्वेश्चन भी लगवा देंगे आपको। राज्य की प्रकृति कैसी बताई है? अभी जैसे हमने आपको पढ़ के सुनाया, तो क्या था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। यानी हमारा राज्य कैसा है? संपूर्ण रूप से क्या है? प्रभुत्व संपन्न है, यानी हम पर किसी की कोई ऐसा नहीं है कि जोर जबरदस्ती चले। हम क्या है? पूर्ण रूप से सोवरेनिटी प्राप्त है। ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहा है? समाजवादी। ठीक है, हम क्या है? समाजवाद को, यानी हम क्या है? सबको बराबरी की बात करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम ऊंच नीच की बात करें। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष ध्यान रखना, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में अंतर होता है।
यहाँ पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है सभी धर्मों का बराबर सम्मान करना। ठीक है, ध्यान रखना, पंथ निरपेक्ष शब्द हमारे यहाँ यूज किया गया संविधान में। पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, हमारे यहाँ क्या है, डेमोक्रेसी है। कैसी है, डेमोक्रेसी है। और गणराज्य, गणराज्य का मतलब होता है राज्य का मुखिया निर्वाचित होगा। ठीक है, गणराज्य का मतलब क्या है, राज्य का मुखिया क्या होगा, निर्वाचित होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ गणराज्य ही तो है। हमारे यहाँ जो राज्य का मुखिया मतलब देश का मुखिया कौन है, तो देश का मुखिया राष्ट्रपति जी है। तो राष्ट्रपति क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से हो। तो इसीलिए क्या है, गणराज्य। ध्यान रखना, मोनार्की में और क्या है, गणराज्य में अंतर होता है। मोनार्की में वंशानुगत चलते हैं और गणराज्य में मुखिया चुना जाता है, यानी लोगों के द्वारा चुना जाता है। लेकिन इतने ये सारे शब्द नहीं थे पहले। पहले क्या था, संपूर्ण प्रभुत्व, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है, जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। इनके साथ ही एक शब्द और जोड़ा गया, वो क्या था, वो अखंडता था। तो अगर हमने नोट करके ये लिख दिया है, ये देख लेना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अखंडता, ये शब्द तीनों शब्द कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, तो ये स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर ये कह सकते हो संविधान संशोधन हुआ था, उसी के आधार पर ये जोड़े गए। ठीक है, अगर आपसे ऐसा भी पूछ ले, क्योंकि हम आपको संविधान संशोधन जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, वो पूरा का पूरा संशोधन स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर हुआ था। अब उसमें कुछ भी चेंजिंग हो तो ध्यान रखना, वो कहे कौन समिति के आधार पर चेंजिंग हुई है, तो उसके लिए क्या लगाना है, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग रटने की आवश्यकता क्या है, जब पता है 42वें संविधान संशोधन में जो भी चेंजिंग होगी वो सब स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर होगी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अब हम नेक्स्ट एक शब्द एक एक करके और सारे शब्द देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान में स्वतंत्रता कितनी है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आई हुई हैं, ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। सब जो विभिन्न विभिन्न परीक्षाएं हैं वहाँ पर ये सारे शब्द सब आए हुए हैं। जब आए हुए हैं और सारे क्वेश्चन आए हुए हैं तो क्यों नहीं हमें कर लेने चाहिए, है कि नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है, हम अभी थ्योरी पढ़ लें, उसके बाद में क्वेश्चन भी देखेंगे इसमें। ठीक है, कि क्या क्या क्वेश्चन बने हैं। तो थ्योरी में सबसे पहले आपने देखा कि राज्य की प्रकृति कैसी है। ठीक है, राज्य की प्रकृति कैसी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य हमने देखा था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट शब्द देखते हैं, क्या, स्वतंत्रता, यानी कितनी स्वतंत्रता हमारे संविधान, हमारी प्रेमबल में दी गई है। हमारे संविधान की प्रेमबल है जो, उसमें दी गई हैं। तो आप लोग बताओ कौन सी स्वतंत्रता दी गई हैं। ठीक है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता हमें पता है कि कितनी है, 5 है। देखो एक बार ऐसा क्वेश्चन आया, एक बार का कई बार क्वेश्चन आया है, वो कह रहा है जैसे मान के चलो क्या है, स्वतंत्रता, उसके बाद कह रहा है न्याय, उसके बाद कह रहा है समता, फिर कह रहा है बंधुत्व, बंधुत्व। ठीक है, ये सब कह रहा है कि अब इन्हें क्रम से बताओ कि संविधान की प्रस्तावना में कितने कितने दिए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हमें क्यों नहीं पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, स्वतंत्रता पढ़ते हैं। स्वतंत्रता क्या है, लिखो, विचार, विचार, अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास, और किसकी है, धर्म, कितने, 4 हो गए, और उपासना, उपासना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कितनी स्वतंत्रता हमारे संविधान में यानी प्रस्तावना में दी गई है, तो विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, और धर्म की स्वतंत्रता है, और उपासना की स्वतंत्रता है। ठीक है, अगर उसके बाद में हम देखते हैं न्याय,
आपको पता है न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। वो कौन से हैं? सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि तीनों न्याय कहाँ दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो ये हमारे संविधान की प्रेम्बल में दिए गए हैं। ठीक है, कहाँ दिए गए हैं? हमारे संविधान के प्रेम्बल में दिए गए हैं। अब आपसे बात की जाए कि समता कितने प्रकार की, समता का मतलब होता है समानता, है ना, समता या समानता। समानता ये कितने प्रकार की है? तो ये 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? तो ये 2 प्रकार की। 2 प्रकार की कौन सी हैं? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और अवसर, अवसर की समता, है ना, किसकी? अवसर की समता। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, किसकी? अवसर की समता। ठीक है, अवसर का मतलब ये होता है कि सभी को बराबर क्या दिया जाएगा? अवसर दिया जाएगा। ठीक है, तो समता कौन सी है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, ध्यान रखना, अवसर की समता। ठीक है, हमारे यहाँ स्वतंत्रता कितनी है? 5 है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। फिर न्याय कितने हैं? 3 हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। समता की बात की जाए तो कितनी है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। 2 प्रकार की समानता है। बंधुत्व, अगर आपसे बात की जाए बंधुत्व, बंधुत्व तो बंधुत्व कितना है? तो भाई बंधुत्व तो एक ही है ना, क्या है? व्यक्ति की गरिमा, गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकता, अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, ये क्या है? ये बात की जा रही है किसकी? हमारे बंधुत्व की। ठीक है, किसकी बात की जा रही है? बंधुत्व की बात की जा रही है ना, इस चीज को हमें याद रखना है। तो अगर आपसे ये शब्द पूछे जाए तो बता दोगे, है ना? आप बता सकते हो स्वतंत्रता कितनी है? तो वही 5 है। न्याय कितना है? 3 है। समता कितनी है? 2 है। बंधुत्व, ठीक है, तो ये ऐसे करके आप लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? ठीक है, तो इस चीज को लगा सकती है, क्वेश्चन हो गया आपका। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अगर आपसे कहा जाए कि इसके द्वारा यानी प्रस्तावना के द्वारा अगर कहा जाए कि सत्ता का स्रोत क्या है, अगर पूछा जाए आपसे कि सत्ता का स्रोत क्या है, देखो अगर आप इसे बढ़िया तरह से पढ़ लेंगे और नोट्स बना लेंगे तो उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन बच जाए तो हम तो आपसे कहते हैं कमेंट में बताओ कि कौन सा क्वेश्चन बच रहा है आपका। आप ग्रुप डी से लेकर और ग्रुप ए तक कोई सी भी परीक्षा के क्वेश्चन लेके आ जाओ, हम ये कहते हैं आपसे। ठीक है, अब लेकिन उसके लिए आपको क्वेश्चन तो लगाने पड़ेंगे, है ना? अब क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, वैसे हम भी लगवाते हैं आपको, जितने भी हम देखो टॉपिक करवाते जा रहे हैं आपको सारे के क्वेश्चन देते जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आपका रिवीजन दो दो तरीके से हो रहा है, पहले क्लास पढ़ो फिर क्वेश्चन देखो, क्लास पढ़ो फिर क्वेश्चन देखो। ठीक है, ऐसे ही आप करते रहेंगे तो देखना जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें महारत हासिल हो जाएगा, यानी परीक्षा में क्वेश्चन नहीं बचेगा, इतनी गारंटी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। अगर जब बात की जाए कि प्रस्तावना में राज्य की प्रकृति तो हमने देख ली, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न थी, लेकिन जन अगर देखा जाए सत्ता का स्रोत क्या है, हमारे यहाँ पर सत्ता का जो स्रोत है, सत्ता मतलब हमारी सरकार, सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्रोत क्या है? तो अच्छा एक बात बताना,
मैंने शुरू कहाँ से की थी प्रेम्बल? हम भारत के लोग। कहाँ से? भारत के लोग। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर सत्ता का जो स्रोत है वो क्या है? जनता है। क्या है? जनता है, यानी लोग हैं, जनता है। अगर वहीं देखा जाए कि संविधान जो अमेरिका का संविधान है, ठीक है, तो अमेरिका का संविधान है, वहाँ भी जनता ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ से ग्रहण की हैं, कह सकते हो, ठीक है। अब ये बताओ कि राज्य का उद्देश्य क्या है? हमारे यहाँ संविधान में राज्य का उद्देश्य क्या दे रहा है? तो राज्य का अगर जो उद्देश्य पूछा जाए आपसे, राज्य का उद्देश्य, तो राज्य का उद्देश्य क्या है? राज्य का उद्देश्य है जनता की सेवा और कल्याण। जनता की सेवा व कल्याण, ठीक है, यही तो है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, समता, इन सब चीज़ों की बात की जा रही है। तो इसका मतलब क्या है? जनता की सेवा और कल्याण की बात की गई है, ठीक है। अब बात की जाए कि हमने जो प्रस्तावना है वो अंगीकृत, आत्मार्पित, अधिनियमित कब की? ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे यहाँ लिखित संविधान है, क्या है? लिखित संविधान है, संविधान है, लिखित संविधान है। अब लिखित संविधान ये बनकर कब तैयार हो रहा है? तो हमने देखा था ये बनकर कब? 26 नवंबर 1949 बन के तैयार हो रहा है। इसी दिन हमने क्या किया? संविधान को कह सकते हो आप, प्रस्तावना को कह सकते हो, सबको कहो, है ना। क्या किया हमने? अंगीकृत किया, अंगीकृत किया, अधिनियमित किया, अधिनियमित किया, और क्या है? आत्मार्पित किया, आत्मार्पित किया, आत्मार्पित, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित संविधान कब किया? तो 26 नवंबर 1949 को। वहीं अगर जो लागू होने की डेट, तो लागू होने की हमने आपको डेट बताई थी, संविधान कब लागू हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950, ठीक है, इस दिन लागू हुआ था। अब ये सारी चीज़ें हमने देख ली कि ये सब क्या थी? हमारी प्रेम्बल में बात थी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेम्बल से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में समय समय पर क्या हुए? केस गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर प्रेम्बल से या प्रस्तावना से संबंधित क्या क्या विचार दिए या क्या क्या प्रावधान दिए, ठीक है। तो इसको लेकर हम कह सकते हैं एक विवाद उत्पन्न हुआ। विवाद क्या उत्पन्न हुआ? कि संविधान की भाग है प्रस्तावना या नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं कि कौन से केस में क्या क्या विवाद उत्पन्न हुए और कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। यहाँ से एक क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में बनना पक्का तय होता है, ठीक है। और आपकी जो आगे आने वाली परीक्षाएं हैं, जैसे मान के चलो यूपीएससी है, पीसीएस भी है, और यूपीएसआई की जो परीक्षा लगी हुई है, एलटी ग्रेड वगैरह, बहुत सारी परीक्षाएं हैं, ठीक है। वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है एक, ठीक है। क्या होता है? आता ही आता है। ये कभी पूछेगा कि कौन से केस के तहत संविधान कोई प्रस्तावना का भाग नहीं माना, कौन से के तहत माना, कौन से में बेसिक स्ट्रक्चर का भाग वो दिया, कौन से में कहा कि भाई संविधान की आत्मा है। ये सारी चीज़ें कई बार आती हैं। तो अब आप हेडिंग बनाओ, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं? प्रस्तावना, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं? है या नहीं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है वर्तमान में, तो वर्तमान में तो हम जब आएंगे जब हम शुरुआत से उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एक केस आया, ये 1960 में केस आया बेरुवाड़ी का, ठीक है। तो एक केस का नाम डालो, बेरुवाड़ी,
बेरोवाड़ी यूनियन या संघ, ठीक है, यूनियनवाद, ठीक है, यूनियनवाद कह दो, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि बेरोवाड़ी और क्या नाम है में भारत संघ के बीच में जो विवाद आया, कह सकते हो जो केस डाला गया, वो कौन सा था? तो ये कब आया था? 1960 में। कब आ रहा है? 1960 में आ रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो लिखो, इसमें निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट लिख दिया है, ठीक है, शॉर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना प्रस्तावना संविधान का प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। नहीं है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बेरोवाड़ी यूनियन संघ बाद में 1960 में बेरोवाड़ी जो केस आया था, उसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ठीक है। तो अब ये बड़ी प्रॉब्लम आ गई, है ना। जब प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है तो प्रस्तावना है किस लिए, ठीक है। लेकिन इसने क्या कहा, दूसरी बात इसने कहा कि भाई जो प्रस्तावना है संविधान निर्माताओं की सोच को प्रकट करती है, ठीक है। तो संविधान, लेकिन प्रस्तावना संविधान निर्माताओं संविधान निर्माताओं की सोच को संविधान निर्माताओं की सोच को प्रकट करती है। करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारी प्रेम्बल है वो क्या है, संविधान निर्माताओं की सोच को तो प्रकट करती है, लेकिन ये से हम संविधान का अंग नहीं मान सकते, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए बेरोवाड़ी बाद में या बेरोवाड़ी विवाद में जो 1960 में आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना को अंग माना या नहीं माना? तो नहीं माना, ठीक है। उसके बाद में आता है गोलकनाथ। कौन सा आता है? गोलकनाथ। दूसरा केस कौन सा है? गोलकनाथ। गोलकनाथ। गोलकनाथ, देखो गोलकनाथ जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का ये केस था, बनाम पंजाब राज्य। ये कब आया था? आप लोग कभी तो एक आध कमेंट किया करो, कब कौन सी चीज़ें आई हैं। तो 1967 में। कब आ रहा है? 1967 में। ये गोलकनाथ बनाम पंजाब पंजाब राज्य का जो केस था, इसमें भी फिर बात बनी नहीं। क्यों? क्योंकि इसने सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का अंग नहीं माना प्रस्तावना को। इन्होंने कहा कि ये जो प्रस्तावना है वो क्या है, इससे क्या कर रही है, ये आत्मा है, कह सकते हो संविधान की मूल आत्मा को प्रकट करती है। लेकिन इसमें भी इसने कह सकते हो संविधान की भाग नहीं माना या संविधान का अंग नहीं माना। तो लिख सकते हो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। नहीं माना, ठीक है। इसने भी जो प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, लेकिन इसने क्या कहा कि संविधान की आत्मा, ये क्या करती है, संविधान की आत्मा को, या कह सकते हो संविधान की मूल आत्मा को प्रकट करती है। लेकिन क्या है, यह संविधान
ये संविधान की मूल आत्मा, अंडरलाइन कर लेना, मूल आत्मा को प्रकट करती है, मूल आत्मा को प्रकट करती है, प्रकट करती है। ये किस केस में बोला सुप्रीम कोर्ट ने? तो ये बोला गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, किस केस में बोला? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में कहा कि ये जो प्रस्तावना है वो अभी संविधान का अंग नहीं है, लेकिन ये क्या करती है कि ये संविधान की मूल आत्माओं को प्रकट करती है। क्या करती है? संविधान की जो मूल आत्माएं हैं उनका प्रकटन करती है या उनको प्रकट करती है। यहाँ तक सब कुछ चला आ रहा था, यानी यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट मानने के लिए तैयार नहीं था कि संविधान का भाग है प्रस्तावना। लेकिन आपको पता है फिर एक केस आता है केशवानंद बनाम केरल राज्य। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अब ये केस आता है 1973 का जो केस है, इसने पूरे विचारों को ही कह सकते हो बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट के सारी चीज़ों को ही बदल दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वाले जो भी निर्णय थे उनको बदल दिया, बिल्कुल उनके उलट निर्णय दिया। यानी अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि एक स्थायित्व वाली एक पॉलिसी अपनाई कि ये कब तक चलता रहेगा। हम आपको पढ़ाएंगे इसमें, तब आप देखना कि केंद्र में और सुप्रीम कोर्ट में, यानी केंद्र सरकार में और सुप्रीम कोर्ट में कैसा विवाद चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन देता था तो केंद्र सरकार उसे पार्लियामेंट में ला के उसको डिसीजन को बदल देती थी, और पार्लियामेंट में जो कोई निर्णय होते थे उससे सुप्रीम कोर्ट बदल देता था। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, चाहे तो आप 24वां 25वां ये सारे संविधान संशोधन देख लो। ठीक है, उसके बाद में सारे संशोधन होते रहे। ठीक है, अब उसके बाद में जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आया तब फिर थोड़ा स्थायित्व आया। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा प्रावधान दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसने कहा कि कोई भी भाग है या कोई भी आर्टिकल है उसमें हमारी संसद अमेंडमेंट कर सकती है, यानी बदलाव कर सकती है, बशर्ते बेसिक स्ट्रक्चर यानी आधारभूत ढांचा क्या ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो या खराब ना हो। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें बदल गई। इसी में फिर माना सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसीलिए पार्लियामेंट उसमें परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, हम देख रहे हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो 1973 में आया, उसमें हुआ क्या? उसमें सारी चीज़ों को ही बदल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और आपको पता है कि ये अभी तक की सबसे बड़ी बेंच थी, सबसे बड़ी पीठ थी। पीठ कह दो, बेंच कह दो, बात एक ही है। ये कितने न्यायाधीशों की थी? 13 न्यायाधीशों की। ठीक है, ये सबसे बड़ी पीठ थी। अब इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया। निर्णय क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णयों को बदलते हुए इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, क्या कहा इसने कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग है। ठीक है, ये चीज कब की जा रही है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के विवाद में, यानी ये केस आया था उसमें। ठीक है, और इसमें ही कहा उसने कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अब जैसे मान के चलो संविधान में कोई अस्पष्टता आती है, कोई स्पष्ट भाषा नहीं बन पा रही है। ठीक है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अस्पष्ट कोई भाषा है या कोई शब्द है, उसकी सहायता के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। तो देखो देखो कहा कि संविधान की
भाषा अस्पष्ट अस्पष्ट है तो प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। सहारा लिया जा सकता है। प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। वो कब बोला जा रहा है? 1973 के केशवानंद बनाम केरल राज्य वाले विवाद में। ठीक है, अब देखो क्योंकि इसने ऐसा क्यों कहा? इसने कहा क्योंकि जो प्रस्तावना है, क्या है? प्रस्तावना है, संविधान की आत्मा है। क्योंकि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ठीक है, ये किस में बोल रहा है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। ठीक है, अब इसी में एक चीज और बोली थी, इसमें कहा था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम ऊपर लिख दे रहे हैं इसमें, ठीक। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अब संशोधन किया जा सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए? लेकिन आधारभूत ढांचा ठीक है, आधारभूत ढांचा प्रभावित ना हो। ठीक है, आधारभूत ढांचा प्रभावित न हो, यानी बेसिक स्ट्रक्चर की जब बात की गई तो वो कौन से केस में की गई? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा केस ऐसा था सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान की आत्मा है, अगर ये मान लो संविधान की कोई भी प्रावधान अस्पष्ट है तो उनमें इसका सहयोग लिया जा सकता है। ये सारी बातें किसमें की जा रही हैं? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। और इसी में कहा था संविधान संशोधन अगर जो करना चाहते हो तो प्रस्तावना में किया जा सकता है, क्योंकि अब ये संविधान का भाग है तो कर सकती है संसद। और लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? मूल ढांचा, जो मूलभूत ढांचा है, ठीक है, क्या है? आधारभूत ढांचा या मूल ढांचा भी कह दो, इसे कोई दिक्कत नहीं है ना? मूल ढांचा ये प्रभावित ना हो। ठीक है, तो ये वाली बात किसमें की जा रही है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। एक केस और है आपके लिए इम्पोर्टेंट, उसके बाद में चीज़ों को फिनिश करेंगे हम। इसमें ये सारे केस आए हुए हैं, इसलिए इन केसों को सबको बढ़िया तरह से लिख लेना। ठीक है, यहाँ से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, कोई भी क्वेश्चन रहे तब बताना आप। एक केस आता है SR बोम्बई, SR बोम्बई, या कहीं कहीं बोम्बई आ जाएगा, है ना? जो भी लिखा हो दोनों ही बातें सही है। ठीक है, बाद ये कब आ रहा है? 1993 में। ठीक है, 1993 में आ रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुनः संविधान कह सकते हो, कहीं कहीं आपको ये वाला जो केस है ये आपको 1994 भी मिल सकता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई सा मिल जाए, एक आंसर लगाना है, दोनों नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है,
अगर इसमें देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को प्रस्तावना को संविधान का अंग माना, संविधान का अंग माना या भाग माना, ठीक है, संविधान का अंग या भाग माना, ठीक। अब ये सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन इसने क्या किया, प्रस्तावना को अंग मानने के साथ साथ इसने कहा कि यहाँ पर जो पंथ निरपेक्षता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी के समय पर 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। अब इसे चुनौती दी गई, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी गई। जब इसे चुनौती दी गई तब फिर क्या होता है, तब इसने बोला कि भाई संविधान के भाग है, प्रस्तावना क्यों टेंशन ले रहे हो, है ना। तो संविधान का जब भाग है तो उसमें संशोधन कर सकती है संसद, जब संशोधन कर सकती है तो फिर क्या है, उन चीज़ों को आप उसे गलत नहीं मान सकते। इसीलिए इसने माना कि पंथ निरपेक्षता, आपको पता है पंथ निरपेक्षता 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 के तहत जोड़ी गई, ठीक है। तो इसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंथ निरपेक्षता जो है, पंथ निरपेक्षता को आधारभूत ढांचा माना, आधारभूत ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर माना, ढांचा माना सुप्रीम कोर्ट ने। कब माना, कल आपसे कहा जाए तो कब माना, ये बम्बई वाद में। कब आया एसआर बम्बई वाद, 1993 या 1994 जो भी आ जाए, ठीक। और इसी में कहा इसने कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। और एक और बात बोली गई यहाँ पे, अगर आपसे बोला जाए कि अब वर्तमान में सिनेरियो क्या है हमारे इस प्रस्तावना का, तो वर्तमान, ऐसे हेडिंग बना लो, वर्तमान समय में प्रस्तावना का क्या हालचाल है, ठीक है। तो वर्तमान में क्या है, प्रस्तावना, आपसे पूछा जाए तो क्या है, प्रस्तावना संविधान का भाग है या संविधान का अंग है, संविधान का अंग है। ठीक है। दूसरी बात, प्रस्तावना, प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी ऐसा नहीं है जैसे फंडामेंटल राइट है वैसे ही क्या कर दिया जाए, प्रस्तावना को लेकर भी न्यायालय में ले जाया जाए, ठीक है। न्यायालय में नहीं ले जा सकते इसे, भाई जो इसमें लिखा हुआ है प्रस्तावना में जो सारे शब्द लिखे हुए हैं वो भी सब क्या हो, हमारे सबको यानी राज्य को मानने ही पड़ेंगे, यानी देश को मानने पड़ेंगे, ऐसा जरूरी नहीं कर सकते, है ना। यानी प्रवर्तनीय नहीं है, जैसे डीपीएससी प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है, यानी लागू नहीं हो सकते, ठीक है। प्रवर्तनीय, तो प्रवर्तनीय नहीं है तो नहीं है, ठीक है, इस चीज़ का याद रखना। लेकिन फंडामेंटल राइट है वो क्या है, वो प्रवर्तनीय है ना। और आप देखो, और अगर देखा जाए फंडामेंटल ड्यूटी, ये प्रवर्तनीय नहीं है। डीपीएसपी, ये प्रवर्तनीय नहीं है। यानी ये तो प्रवर्तनीय है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और प्रस्तावना भी नहीं है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो ये सारी चीज़ आप बता देना। देखो, अगर देखा जाए कुछ विचारकों की बात देखी जाए कि कुछ लोगों ने इसके बारे में, प्रस्तावना के बारे में, जब संविधान सभा थी तब उनसे पूछा गया कि संविधान सभा में पूछा गया कि आप प्रस्तावना के बारे में क्या मानते हो। तो अगर के.एम. मुंशी की बात की जाए तो लिखना चाहो लिख लेना, लिखो। इन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है यानी उद्देश्य का है वो क्या करती है, वो हमारे जो संपूर्ण प्रभुत्व है, यानी कह सकते हो हमारे प्रभुत्वशाली यानी संपूर्ण प्रभुत्वशाली लोकतांत्रिक है, उसकी क्या कर रही है, आधारभूत ढांचा है। या कैसे आधारभूत ढांचा तो गलत हो जाएगा सब। उन्होंने कहा था कि ये क्या करती है, उन आदर्शों को प्रदर्शित करती है,
ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। वहीं अल्लादी कृष्ण अय्यर के अनुसार भी प्रस्तावना क्या है, विचारों और प्रतिनिधियों की क्या है, एक कह सकते हो समायोजन है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं और कुछ क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। अच्छा, आप लोग अब क्वेश्चन थोड़ा कमेंट बॉक्स में करो, 2-3 क्वेश्चन देते हैं आपको। अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना को सर्वप्रथम संविधान का अंग कब न कौन से केस में नहीं माना गया? ठीक है, संविधान का अंग कौन से केस में नहीं माना गया? दूसरा क्वेश्चन, प्रस्तावना को संविधान का अंग कौन से केस में माना गया सर्वप्रथम? तीसरा क्वेश्चन, प्रस्तावना की भाषा कौन से देश से ली गई है? चौथा क्वेश्चन, प्रस्तावना हमारे भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, प्रस्तावना कंप्लीट होती है और नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे भाग ए से, यानी संविधान का भाग 1, भाग 2, ये सारे चीज़ें अब हम कवर करेंगे। तो धन्यवाद आज के लिए।